सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो 70% जो है अपने वाटर से घिरा हुआ है, राइट? इज मेड अप ऑफ, तो सो अर्थ इज एक्चुअली अ वाटर प्लैनेट, राइट? एंड जो ओशंस हैं वो हमारे लगभग 97.5% सॉल्ट वाटर है। मतलब अर्थ में अगर 100% वाटर है तो उसमें से 97.5% तो हमारा सॉल्ट वाटर है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेश वाटर की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है। अब उस 2.5% फ्रेश वाटर में से ग्लेशियर एंड, और अगर ग्लेशियर की बात करें तो 2.5%, अगर हम 2.5% को फिर से 100% फ्रेश वाटर ले लें तो उस 100% फ्रेश वाटर में से 68.7% इज योर ग्लेशियर्स और आइस कैप्स, ठीक है? एंड 30% इज योर ग्राउंड वाटर। तो आपको देखना है कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो काफी ज्यादा चंक लेता है फ्रेश वाटर का ऑल ओवर द अर्थ। एंड देन अराउंड 0.4% इज योर एटमॉस्फेरिक एंड सरफेस वाटर, राइट? आप देख सकते हो ग्राउंड वाटर की इंपॉर्टेंस कितनी है। उस 0.4% में से भी 67.4% आपका फ्रेश वाटर लेक्स ले लेते हैं, ठीक है, पानी। एंड बाकी रिवर्स जो हैं ओनली 1.6% ऑफ दैट 4%। तो हमें लगता है कि यार रिवर तो यार बहुत ज्यादा पानी कैरी करती हैं, बट ऐसा नहीं है। रिवर ओनली मेक्स 1.6% ऑफ दैट 4%, ओके? तो ग्राउंड वाटर की वैल्यू आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा है। तो दिस वाज अबाउट सम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लैंड और द अर्थ। So moving on, अगर हम अर्थ सरफेस एरिया की बात करें तो ओशंस को हटा के अगर हम बात करें कि भाई ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जितने भी फीचर्स हैं वो कितना परसेंट लेते हैं अर्थ के सरफेस का, तो हम देखते हैं। देखो ओशन तो हमें पता है 70.8% अर्थ सरफेस का एरिया लेते हैं, एंड इफ यू टॉक अबाउट द लैंड they take about 29.2%, right? Now in the oceans there are different features, right, such as oceanic, mid-oceanic ridges, ठीक है, ocean basins, volcanic island arcs, trenches, submarine volcanoes। ये सब हमारा एक तरीके से क्या है, लैंड फॉर्म है, ओशनिक लैंड फॉर्म्स, राइट? कॉन्टिनेंटल राइज। तो अगर हम ओशनिक रिजेस की बात करें तो वो पूरे अर्थ का 22.1% एरिया लेते हैं। ओशन बेसिन 29.8%। लैंड हमें पता है 29.2% लेती है। तो लैंड में से जैसे 10.3% है तो माउंटेन्स घेरते हैं एरिया। लोलैंड्स की बात करें तो 18.9%। कॉन्टिनेंटल शेल्व्स एंड स्लोप्स की बात करें, बिकॉज कॉन्टिनेंटल शेल्व्स एंड स्लोप्स आर पार्ट ऑफ योर कॉन्टिनेंट, right? They take about 11.4%. So this is a important chart on the area of the earth. अब हम बात करते हैं मेजर ओशंस की। मेजर ओशंस में जो इंपॉर्टेंट ओशंस हैं बहुत ही बेसिक है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, राइट? इनमें से सबसे बड़ा आपको पता है पैसिफिक ओशन है, देन आपका अटलांटिक है, तीसरे नंबर पे इंडियन है, फोर्थ इज योर अंटार्कटिक, एंड फिफ्थ इज योर आर्कटिक ओशन, राइट? So Pacific is your largest and deepest ocean, covers about 1/3 of the Earth's surface. The Atlantic Ocean is the second largest ocean after the Pacific. And Atlantic Ocean का जो शेप है वो कुछ, अगर मैं वर्ल्ड मैप में देखूं तो एस शेप का है, ठीक है? तो दिस इज योर अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज लाइक दिस इन एस शेप। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि कोई कौन सा ओशन एस शेप का है तो वो है आपका अटलांटिक ओशन। इधर आपका पैसिफिक ओशन आ गया, पैसिफिक ओशन, राइट? दिस इज योर इंडियन ओशन। ऊपर आपका आर्कटिक ओशन आ गया, एंड नीचे आपका सदर्न ओशन है, इसको अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं, अंटार्कटिका ओशन या अंटार्कटिक ओशन, ठीक है? सो दिस वाज अबाउट मेजर ओशन। नाउ जैसे अटलांटिक ओशन की बात करें तो
अटलांटिक ओशन में हमारे पास एक रिमार्केबल फीचर है जो कि है मिड अटलांटिक रिज। तो मिड अटलांटिक रिज एक तरीके से मिड ओशनिक रिज है, एंड इफ यू आर अ जियोलॉजी स्टूडेंट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इन मिड ओशनिक रिज व्हाट हैपेंस, जो हमारा क्रस्टल एरिया है वो क्या कर रहा है, स्प्रेड अपार्ट कर रहा है, राइट, ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी इन द ओशन, एंड व्हेन इट इज स्प्रेडिंग अपार्ट इट इज फॉर्मिंग द न्यू ओशन फ्लोर। यहाँ पे एक नया ओशन फ्लोर बनता है। फिर ये जो क्रस्टल एरिया है, ठीक है, ओशनिक प्लेट है जो हमारी, वो क्या करती है, सबडक्शन जोन में फिर से कंज्यूम हो जाती है। तो इस तरीके से ये सबडक्शन जोन में डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड ड्यू टू दैट हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है अर्थ का वो कांस्टेंट रहता है। सो हियर यू कैन सी द मिड अटलांटिक रिज, ये एक जो स्नेक जैसा आपका फीचर दिख रहा है। तो मिड अटलांटिक रिज काफी बड़ी है और ये अटलांटिक ओशन में है, ठीक है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ योर अटलांटिक ओशन। So here is your mid-Atlantic ridge, and this ridge is almost 14,000 kilometers long. So it is also a longest mountain range system in the world because ये एक तरीके से माउंटेन सी है, राइट। इनका एलिवेशन लगभग 2 से 3 किलोमीटर रहता है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल सीज की। तो मार्जिनल सीज क्या होता है? मार्जिनल सीज is actually a sea which is partially enclosed by the islands या archipelagos और peninsula। archipelagos आपको पता है chain of islands या group of islands, उनको बोलते हैं archipelago, ठीक है। तो marginal seas क्या होते हैं, या sea जो होते हैं वो partially enclosed होते हैं island से या archipelagos से, तो उनको बोलते हैं हम marginal seas। for example Arabian Sea, Baltic Sea, Bay of Bengal, ठीक है, Bering Sea, Black Sea, ये पूरे हमारे सी है, ठीक है। गल्फ बे ये सी के अंदर ही आती है, ठीक है। बाकी गल्फ और बे में अंतर क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल सी जैसे अरेबियन सी है, बाल्टिक सी है, बे ऑफ बंगाल है, इनको हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पैसिफिक में, ये हमारा मैप है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का, ठीक है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। जब हम ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के आपके ईस्टर्न साइड में तस्मान सी आता है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर आपका इधर साउथ चाइना सी आता है, इंडोनेशिया थाईलैंड के पास में, ठीक है, ये साउथ चाइना सी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आपका जावा सी आता है इंडोनेशिया के पास, राइट, एंड हियर आर सम, यहाँ पे बिस्मार्क सी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर जो एक स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट इज अ नैरो चैनल बिटवीन टू लैंड मासेस, ओके। तो नैरो चैनल ऑफ सी और वाटर बिटवीन टू लैंड मासेस एंड विच इज इवेंचुअली कनेक्टेड बाय द ओशन, और यू कुड से सी इज कॉल्ड स्ट्रेट। तो जैसे कि मलक्का स्ट्रेट है, काफी इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया के बीच, यहाँ से हमारा ट्रेड रूट है एक तरीके से। और ये साउथ चाइना सी से फिर चाइना की तरफ, जापान की तरफ, यहाँ से हम जाते हैं, नहीं तो हमें फिर घूम के जाना पड़ता है, ठीक है। सो वेस्ट पैसिफिक में कुछ ये सी हैं। अगर हम इंडियन ओशन एंड साउथ अटलांटिक की बात करें तो हमारा अरेबियन सी यहाँ पे है, लक्षद्वीप सी यहाँ पे है, ठीक है, अंडमान सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। फिर हमारा यहाँ अरेबियन पेनिनसुला की तरफ गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ एडन है, रेड सी है, राइट। एंड रेड सी के यहाँ पे आपने आजकल स्वेज कैनाल नाम सुन रहे होगे। स्वेज कैनाल में क्या है, हमारा एक कार्गो प्लेन फंस गया था, सो इट गॉट स्टक एंड इट टुक ऑलमोस्ट आई थिंक 5 to 6 days to get it unstuck, right? So this is actually the position of your Suez Canal, okay, in your it is an extension of your Red Sea, right? So otherwise अगर हमारे पास Suez Canal नहीं होती है, so we have to take a longer route from, suppose India wants to trade with European regions, ठीक है, तो हमारे पास शिप रूट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, घूम के जाना पड़ता है, right here. But when the Suez Canal is there, the route becomes smaller, यहाँ से हमारा रूट चल जाता है। So Suez Canal is actually controlled by your Egypt, okay, यहाँ पे हमारा इजिप्ट है और कुछ यहाँ के रीजन में भी इजिप्ट है, right?
नाउ नॉर्थ अटलांटिक की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं. देयर इज योर गल्फ, दिस इज योर यूएसए, राइट? यूएसए, and here is your Gulf of Mexico, here is your Gulf of California, then there is your Labrador Sea, Canada के पास, right? And then there is your Gulf of St. Lawrence, which actually connects these Great Lakes here. Gulf जो मैंने बात की थी, I think थर्ड या फोर्थ लेक्चर में हमने लेक्स के बारे में पढ़ा था, right? Here is your Alaska region, and this is your Gulf of Alaska. फिर हमारी हडसन बे यहाँ पे आती है, हडसन स्ट्रेट आती है, बैफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट. दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट मार्जिनल सीज. साउथ पैसिफिक ओशन की बात करें तो हमारा रॉस सी, अमुंडसेन सी, अमुंडसेन वाज द पर्सन हु फर्स्ट रीच द सदर्न पॉइंट, राइट? देन हमारा वेडल सी एंड ड्रेक्स पैसेज. सो रिमेंबर देयर इज अ नैरो पैसेज बिटवीन अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका, इट इज कॉल्ड ड्रेक्स पैसेज. फिर हम मेडिटेरेनियन की बात करें तो हमारे पास कौन सा, ये मेडिटेरेनियन सी है. मेडिटेरेनियन सी इज एक्चुअली अ सी विच डिवाइड्स दिस नॉर्दर्न अफ्रीका एंड योर यूरोपियन रीजन, राइट? एंड देन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेट है जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, राइट? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज एक्चुअली अ चोक पॉइंट, एंड यहाँ से ट्रेड रूट हमारा मेडिटेरेनियन सी, एंड देन यहाँ से फिर मेडिटेरेनियन सी होते हुए स्वेज कैनाल से होते हुए अपना रेड सी होते हुए, एंड देन इट विल रीच द इंडियन ओशन. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज बिटवीन आई थिंक स्पेन एंड योर मोरक्को. देन देयर इज गल्फ ऑफ बिस्के, राइट? देन देयर इज इंग्लिश चैनल बिटवीन यूके एंड फ्रांस, राइट? Here is your North Sea in your Scandinavian region, right? Then there is a Baltic Sea, right? तो ये आपको ध्यान में रखना है. फिर यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट आती है, ग्रीनलैंड सी, नॉर्वेजियन सी, all these important seas. Okay, so this was all about marginal seas. तो मार्जिनल सीज में एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है कभी कभी सीज में, वो होता है एल्गल ब्लूम. नाउ एल्गल ब्लूम इज एक्चुअली harmful phenomena for marine organism, because what happens, like in Mediterranean Sea and the Black Sea, there are phytoplanktons. Okay, phytoplanktons are actually very small microorganisms such as your diatoms, राइट? माइक्रोफॉसिल्स आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने डायटम्स के बारे में या रेडियोलारिया के बारे में पढ़ा होगा. सो दीज आर कॉल्ड प्लैंक्टॉन्स, ओके, वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड व्हाट हैपेंस, नाउ दीज phytoplanktons are actually good for fishes, okay, because fishes need phytoplanktons to survive. For example, आपकी whales, ठीक है, और smaller fishes, they need phytoplanktons, okay. But what happens when phytoplanktons proliferate, okay, they become large in number rapidly, they consume too much oxygen, okay, so they are actually aerobic bacteria, so they consume oxygen. but जब उनकी population बहुत ज़्यादा large हो जाती है तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करने जाते हैं नाइट में, एंड जब वो नाइट में ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं तो अपना जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट हो जाता है वो अनएरोबिक हो जाता है, वहां से वो ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं. सो दे डिप्राइव अदर मरीन ऑर्गेनिज्म फॉर ऑक्सीजन और ऑफ ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कंज्यूम करना इनका फाइटोप्लैंक्टन्स का ह्यूज अमाउंट में वो आपके मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो जाता है. ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. फॉर एग्जांपल, द डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज लीड्स टू एलिवेटेड न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, particularly phosphate, which can result in harmful algal blooms. तो ये एक तरीके से ह्यूमन इम्पैक्ट आप कह सकते हो. एंड ह्यूमन इम्पैक्ट के कारण, जैसे कि अगर आप सीवेज पानी में छोड़ दोगे तो सीवेज में जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए, सच एज फॉस्फेट या नाइट्रेट्स वगैरह, उसकी वजह से एल्गल ब्लूम आ सकता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स का ब्लूम आ सकता है, एंड दैट विल रिजल्ट इन द अनएरोबिक रीजन which will be harmful for the fishes. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिटेरेनियन सी में ये एल्गल ब्लूम्स
right, in your greener color are there. So this was about this is in Black Sea. Okay, so Black Sea हमने अभी देखा था. So this is your Black Sea here. Okay, near your Slavic regions. फिर हमारी एक छोटी बॉडी आती है वाटर की, जिसको हम बोलते हैं बे. मैंने बोला था कि सी के अंदर ही आता है, ठीक है. तो बे इज स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सेट ऑफ फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर जनरली वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड. ओके, तो फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल. So it's a small body of water. As you can see, Arabian Sea is bigger, but Bay of Bengal is little bit smaller. और ये एक छोटी water body होती है, which is separated from a larger water body, and where actually the land is curving. Okay, curving inwards. एक inward land curve होती है, तो वहाँ पे हमारा bay बन जाता है, ठीक है. For example, अभी मैं अगर नॉर्थ अटलांटिक का दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल आप हडसन बे को देख सकते हो. तो हडसन बे में भी एक लैंड जो है इनवर्ड की तरफ कर्व हो रही है, एंड दस वी आर गेटिंग बेज. सो इन द सिंपल वर्ड्स यू कैन से द बे इज सराउंडेड बाय लैंड इन द 3 डायरेक्शन. वहीं अच्छा, बे जो होती है, बे इज यूजुअली स्मॉलर एंड लेसर एनक्लोज देन द गल्फ. तो गल्फ भी एक टाइप की वाटर बॉडी होती है, such as Persian Gulf, right? This is so if you see here, you can see the Gulf of Aden, Gulf of Oman, Persian Gulf. तो आपको अंतर दिख रहा होगा बे और गल्फ में. गल्फ इज एक्चुअली अ नैरो वाटर बॉडी. ओके, These are narrow water body, और ये जनरली जब हम लैंड की तरफ ये शिफ्ट होती है तो इसकी नैरोनेस जो होती है वो बढ़ती जाती है, एंड इट इज वाइडर एट द माउथ. ओके, फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ एडन, एंड देयर इज गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, राइट. गल्फ ऑफ मैक्सिको. नाउ दिस could be called the bay, but due to some region यहाँ पे इसको गल्फ कह दिया गया है. There is Gulf of California, again a narrow water body. Okay, moving on. अब हम बात करते हैं ओशन रिलीफ की, ठीक है. तो अभी हमने वाटर बॉडीज की बात कर ली, अब हम बात करते हैं ओशन रिलीफ्स की. ओशन रिलीफ्स का मतलब ये है कि कुछ जो लैंड फॉर्म्स हमारे ओशंस में पाए जाते हैं उनको हम ओशन रिलीफ कहते हैं, ठीक है. For example, they are formed due to the tectonic or volcanic activity, or they could be formed due to erosional and depositional processes, right? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ओशन फ्लोर है हमारा, ठीक है, जहां पे हमारा ओशन रहता है, ओशन सिट होता है, ठीक है, जिस रीजन में, उसको हम बोलते हैं ओशन फ्लोर, राइट. Now this ocean floor is broadly divided into 4 major division. Okay, ये हमारी broad divisions हैं. For example, first division is called continental shelf, then there is continental slope, then there are deep sea plains, and fourth is your oceanic deeps. ठीक है, तो continental shelf is actually, so if you see this image you can see that here we have got continental region, right. ये हमारा ब्राउन में जो है ये पूरा कॉन्टिनेंट है. ब्लूइश वाले पोर्शन से हमारा ओशन शुरू हो जाता है. बट यू कैन सी दिस ओशन फ्लोर. ओके, ये हमारा ओशन फ्लोर की बैथिमेट्री दे रखी है, एंड इन ओशन फ्लोर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ्स, राइट. फर्स्ट इज योर लो रिलीफ रीजन. इसकी मैं बाउंड्री मार्क कर रहा हूं, राइट. दिस इज लो रिलीफ, यानी कि इसका ग्रेडियंट जो है वो बहुत कम है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ. एक शेल्फ की तरह, टेबल की तरह है. फिर एकदम से स्टीप वाला रीजन हमारा आ जाता है, राइट. दिस पार्ट हियर, ये एकदम से स्टीप है, जैसे कोई क्लिफ होगी या कोई माउंटेन जो रीजन रहता है उसका साइड वाला रीजन जो रहता है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप. ओके,
यहाँ पे हमारा जो ग्रेडियंट है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। फिर स्लोप के बाद फिर से थोड़ा सा और जेंटल रीजन आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। और राइज के बाद फिर हमारा अबिसल प्लेन, ठीक है, फिर हमारा फ्लैट प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है, फ्लैट प्लेन्स 1000 ऑफ किलोमीटर वाइड। और फ्लैट प्लेन्स के बाद कुछ रीजन ऐसे होते हैं जैसे ट्रेंचेस वाले रीजन, जहां पे हमारे ओशन फ्लोर एकदम से डीप चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज द idea about the divisions of ocean floor. Okay, again you can see continental shelf is your low gradient region, then there is your slope, और स्लोप और शेल्फ के बीच जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं शेल्फ ब्रेक, यानी कि जहां से स्लोप शुरू हो जाता है या जहां से शेल्फ खत्म हो जाता है उस रीजन को हम बोलते हैं शेल्फ ब्रेक। एंड देन देयर इज कॉन्टिनेंटल राइज। अगेन यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज ब्रॉड इमेज ऑफ बेसिक इमेज ऑफ द डिवीजन, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर स्लोप, फिर राइज, और फिर उसके बाद अबिसल प्लेन, और यहां से हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। फिर ये 3 ब्रॉड डिविजन्स के अलावा वहां पे इन रीजन्स में क्या है, माइनर एंड मेजर रिलीफ फीचर्स होते हैं, जैसे कि रिजेस, ठीक है, मिड ओशनिक रिजेस, हिल्स भी मिलते हैं आपको, सी माउंट्स, गयोट्स, ट्रेंचेस, कैन्यंस। ओके, दीज ऑल आर द फीचर्स व्हिच वी गेट इन द ओशन फ्लोर। ओके, तो जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको रखनी है याद, कि जो शेल्फ का स्लोप है वो 1 डिग्री का है, ठीक है, 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम, ठीक है। लेट्स से दिस इज फ्लैट रीजन, तो 1 डिग्री कितना होगा, बहुत ही कम इसका ग्रेडियंट होगा। जैसे ही आप पहले रीजन में जाओगे, ठीक है, दिस इज योर ओशन, लेट्स से कि आप बीच से जा रहे हो, ये हमारा बीच है, तो बीच से आप शेल्फ की तरफ शिफ्ट हो गए तो आपका जो ग्रेडियंट होगा वो लगभग 1 डिग्री का रहता है, ज्यादा हमें डीप नहीं मिलता है। फिर जैसे ही हम क्या करेंगे, स्लोप की तरफ जाएंगे, तो स्लोप में थोड़ा सा ग्रेडियंट चेंज हो जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स कवर 7.5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ओशन। एवरेज विड्थ ऑफ द स्लोप इज अबाउट 80 किलोमीटर्स। लेकिन जो साइबेरियन शेल्फ है, साइबेरिया वाले रीजन में, वहां पे आर्कटिक ओशन में, वहां पे जो शेल्फ की विड्थ है वो लगभग 1500 किलोमीटर है। सो इट्स द वाइडेस्ट शेल्फ in the world. Now there are regions where continental shelf is almost absent. Okay, कौन से regions हैं मैं बता देता हूं। तो जैसे कि अगर आप लेट्स से कि आप साउथ अमेरिका में हो, और साउथ अमेरिका के आप वेस्ट वाले रीजन में हो जहां पे आपके एंडीज माउंटेन्स हैं, ठीक है। इस वाले रीजन में क्या है, आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, सबडक्शन जोन है, यानी कि यहाँ पे एक्टिव मार्जिन है। एक्टिव मार्जिन का मतलब ये होता है कि जब ओशन और कॉन्टिनेंटल के बीच जो बाउंड्री होती है वहां पे प्लेट मार्जिन होता है, ठीक है। देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन 2 प्लेट्स, 2 कॉन्टिनेंटल या ओशनिक प्लेट्स, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे सबडक्शन जोन चालू हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव मार्जिन। और जहां पे हमारा क्या होता है, सबडक्शन जोन होता है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रही है, ओशनिक प्लेट इज मूविंग बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा शेल्फ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो जैसे कि साउथ अमेरिका है, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, वेस्ट वाला रीजन, ठीक है। तो स्पेशली अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द Pacific Ocean, you will not see any shelves. Okay, लेकिन इंडिया वाले रीजन में आपको शेल्फ देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया के आसपास कहीं पे भी प्लेट बाउंड्री नहीं है। मूविंग ऑन, कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें तो कॉन्टिनेंटल का स्लोप जो होता है वो ग्रेडियंट होता है 2 से 5 डिग्री, लेकिन कहीं कहीं पे ये एकदम से स्टीप भी हो सकता है, 30 डिग्री के आसपास स्लोप भी हो सकता है, ठीक है। तो स्लोप जो होती है वो कैरेक्टराइज्ड होती है सबमरीन कैनियन। तो सबमरीन कैनियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबमरीन कैनियंस आर बेसिकली मेड फ्रॉम, कभी कभी आपको जैसे रिवर्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, रिवर्स आ रही है यहाँ से कॉन्टिनेंटल वाली साइड से, ठीक है। तो रिवर्स क्या होंगी, ये जब ये ड्रॉप करती हैं अभी आपके डेल्टा से लेके आपके ओशन में ड्रॉप करती हैं, तो ये सबमरीन कैनियन बना सकती हैं। ओके,
तो canyons are observed in this region or trenches can be observed in this region. Okay, canyons and trenches. फिर आपका continental rise होता है. Continental rise is actually a area after the continental slope, and in continental rise there is a slight decrease in elevation. तो यहाँ पे क्या होता है, स्लोप जब ऐसे रीजन में पहुंच जाता है कि जहां पे आपका ग्रेडियंट 0.5 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक है, तो वहां से हमारा कॉन्टिनेंटल राइज शुरू हो जाता है. ओके, देन कॉन्टिनेंटल राइज विल इवेंचुअली मर्ज विद द अबिसल प्लेन. ओके, लेकिन दोनों के बीच की बाउंड्री क्लियर नहीं होती है, बिकॉज अबिसल प्लेन भी ऑलमोस्ट फ्लैट होता है, लगभग 0 डिग्री इसका एलिवेशन ग्रेडियंट रहता है, राइट. तो कॉन्टिनेंटल राइज की बात करें तो कॉन्टिनेंटल राइज इज मेड अप ऑफ डीप सी फैंस. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, वहां पे क्या है कि हमारी ब्रह्मपुत्रा और गैंगस वाला जो डेल्टा प्लेन है, वहां से सेडिमेंट्स आ रहे हैं, और सेडिमेंट्स आर एक्चुअली बीइंग डिपॉजिटेड ओवर द कॉन्टिनेंटल मार्जिन. लेकिन कॉन्टिनेंटल मार्जिन में हमारा सारा सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं होता, इट विल इवेंचुअली रीच. ठीक है, लेट्स से कि ये मार्जिन है, ये स्लोप है, और ये आपका राइज है. तो रिवर अपना सेडिमेंट्स क्या करेगी, स्लोप से लेके जाएगी, स्लोप में अपना कैनियन टाइप की बनाएगी, और इवेंचुअली ये एलुवियल फैंस के तौर पे राइज पे सेटल हो जाएगा. ओके, सो दीज सबमरीन फैंस आर एक्चुअली मेकिंग द continental rise. So you can see the extent of Bengal fan, इसको बोलते हैं Bengal fan, जो submarine fan है हमारा, due to the sediments which are transported by Ganga river and your Brahmaputra river and their tributaries. Okay, these sediments fans in the submarine basin of Bay of Bengal is called the Bengal fan, and Bengal fan is the largest fan in the world, largest submarine fan. Okay, submarine fan in the world. तो ये है actually the reason of continental rise. फिर हमारा abyssal plain आता है. abyssal plain में हम क्या करते हैं कि abyssal plain आपका continental rise के बाद आता है. Now let me just okay, so abyssal plain को हम क्या बोलते हैं, deep sea plain भी कहते हैं, right? Now abyssal plain is the flattest and smoothest region of the world because of the terrigenous and shallow water sediments that buries the irregular topography. तो जनरली क्या होता है कि जो abyssal plain होता है, वहां पे जो कुछ irregular topography रहती है, उसको हमारा क्या करता है, जो sediments वगैरह रहते हैं या pelagic sediments होते हैं, they actually mask these irregularities and make the sea floor almost flat. Okay, this is the basic reason why they are smooth and flattest region. Now remember, deep sea plains or the abyssal plains actually covers nearly 40% of the ocean floor, and their depth varies between 3000 and 6000 meter. Okay, 3 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है. एंड जनरली द फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स आर देयर लाइक क्ले एंड सिल्ट, क्योंकि क्ले एंड सिल्ट दूर तक जा सकती है. तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलीफ होते हैं अबिसल प्लेन्स के, वो होते हैं आपके डीप सी ट्रेंचेस, अबिसल हिल्स, गयोट्स, सी माउंट्स. ओके, तो इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स क्या क्या होते हैं. तो जैसे कि आपको रिजेस देखने को मिलेगी, मिड ओशनिक रिजेस. ठीक है, अबिसल की हिल्स क्या होता है, दे आर सबमरीन हिल्स. ओके, दे आर वॉल्केनिक माउंटेन्स. देन देयर आर सी माउंट एंड गयोट्स. सी माउंट्स एंड गयोट्स के बीच अंतर क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे अभी. ठीक है, फिर कैनियंस होते हैं, आइलैंड आर्क्स होते हैं, एटॉल्स एंड कोरल रीफ्स. सो दीज ऑल वी विल स्टडी. नाउ ओशनिक डीप्स और ट्रेंचेस आर बेसिकली फाउंड इन द सबडक्शन जोन और द एक्टिव मार्जिन, राइट. सो व्हाट हैपेंस व्हेन योर ओशनिक प्लेट इज subducting beneath the continental plate or continental lithosphere, you will form a trench in this region. Okay, deep depression.
ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रेंच, सच एज पेरू चिली ट्रेंच या आपका मरियाना ट्रेंच। ओके, इसकी मरियाना ट्रेंच है तो आपकी 11 किलोमीटर तक डीप है। ओके, साथ ही साथ ट्रेंचेस में आपके मेजॉरिटी जो सबमरीन अर्थक्वेक्स आते हैं वो ट्रेंचेस वाले रीजन में आते हैं, डीप रीजन में आते हैं। यहाँ पे एक रीजन होता है बेनियॉफ जोन। ओके, लगभग 400 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है और ये इतना डीप अर्थक्वेक्स और काफी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जापान भी एक तरीके का क्या है, आइलैंड आर्क है जो कि बना हुआ है आपके ट्रेंच के बगल में। ठीक है, तो आइलैंड आर्क कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। If I take you to the reference map, you can see that here this region is your Japan, right? Japan is forming when the Pacific plate is subducting beneath this Eurasian plate, right? तो यहाँ पे आपकी जापान ट्रेंच है, राइट? और जापान ट्रेंच के ठीक राइट हैंड साइड पे आपका जापान है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी पैसिफिक प्लेट है और ये आपका जापान आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे अगेंस्ट ओशन है और यहाँ पे आपकी ट्रेंच है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ की टोपोग्राफी है। नाउ आफ्टर ट्रेंचेस there are mid-oceanic ridges. Mid-oceanic ridges are those regions where the ocean floor is spreading apart, okay, due to the mantle convection. ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द मेजर फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज आपको दिख रही है यहाँ पे, एंड दे आर ऑलमोस्ट, अगर हम पूरे जितनी भी रिजेस हैं जैसे कि मिड अटलांटिक रिज होगी, देन यू हैव साउथ वेस्ट इंडियन रिज, देन यू हैव ईस्ट पैसिफिक राइज। इन सब की अगर लेंथ मिला दिया जाए तो लगभग 75,000 किलोमीटर इनकी टोटल लेंथ है। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग आर दीज फीचर्स। ओके, सो हियर इज योर इमेज ऑफ मिड ओशनिक रिज। Moving on, then there are abyssal hills. So abyssal hills are also called sea mounds. Okay, sea mounds is when the mountain with pointed summit rising from the sea floor that does not reach the surface of the ocean. Okay, so if there is a abyssal hill which does not reach to the surface of the ocean, okay, then it is called a sea mound, right? It's a volcanic hill which does not reach to the surface of the ocean. Then there are features called guyots. Guyots are actually flat topped mountain. इनकी peak नहीं होती है, okay? Peak is eroded away due to waves, right? And then they become flat topped. Okay, for example जैसे कि ये है, राइट? तो गयोट्स को हम टेबल माउंट्स भी कहते हैं। दिस गयोट्स, ओके, टेबल माउंट्स। तो गयोट और टेबल माउंट एक ही बात है। एग्जाम्पल है आपका एम्परर सी माउंट। एम्परर सी माउंट इन द हवाई, Emperor seamount in the Hawaii is formed due to the hot spot. Okay, so you can see that there is a seamount, then there is a volcanic island. Remember, volcanic island has its peak above the ocean surface and it gets eroded due to waves and it becomes guyot. Okay, here you can see the real image of a guyot. Now Emperor seamounts are actually in the Hawaii region and they are formed due to the hot spot. Okay, तो hotspot क्या करेगा? Hotspot आपको पता है कि एक मेंटल प्लूम होता है एंड उसके कारण क्या होता है, हमारा लिथोस्फीयर या क्रस्ट वाला रीजन गर्म हो जाता है एंड यहाँ पे मेल्टिंग शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं पार्शियल मेल्टिंग रॉक की। पार्शियल मेल्टिंग से हमारा मैग्मा जो होता है वो ऊपर आता है एंड इट फॉर्म्स अ वॉल्केनिक आइलैंड। नाउ दिस वॉल्केनिक आइलैंड, what happens that this plate is moving, okay, this ocean lithosphere is moving over this hot spot and hot spot remains stationary. This you have to remember, stationary रहते हैं। तो जैसे प्लेट मूव करेगी तो वो क्या करेगी, एक तरीके से आइलैंड का ट्रैक्स छोड़ते जाएगी। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्लेट
in the, let's say this is your northwest direction, right? So ये एक ट्रैक छोड़ती जाएगी किसका, these islands का, okay? And some islands are beneath the ocean and these are called seamounts. For example, Emperor Seamount. So ये चेन जो है ये Emperor Seamount की चेन है, okay? So what happens, ये let's say कि ये एक हॉटस्पॉट है, इसके ऊपर अगर प्लेट मूव करेगी तो क्या करेगी, पहला एक आइलैंड यहाँ पे बनेगा, फिर ये आइलैंड क्या करेगा, मूव कर देगा क्योंकि ये प्लेट के ऊपर है, तो ये आइलैंड की पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी, फिर दोबारा ये वाला रीजन इधर आ जाएगा, ये फिर यहाँ पे आइलैंड बनेगा, फिर ये आगे बन जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके चेन बनती जाएगी, राइट? सो दिस इज द चेन, ओके? सो इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से कि ये, लेट्स से कि जैसे कि ये आइलैंड है आपका ओहाऊ या कोई आइलैंड है, ये पहले यहाँ पे रहा होगा, ओके? फिर प्लेट इधर की तरफ मूव कर रही है, राइट, इन दिस डायरेक्शन, तो ये इधर आ गया है प्रेजेंट डे में, ओके, लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स पहले, राइट? और अभी जो आइलैंड बन रहा है वो आपका हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड भी इवेंचुअली लगभग मिलियन ईयर्स में ये मूव कर जाएगा, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये कोई दूसरा आइलैंड यहाँ पे बनेगा, ओके? सो दिस इज योर सी माउंट्स और इसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट ट्रैक। तो आप देख सकते हो हॉटस्पॉट ट्रैक कुछ इस तरीके से आपका दिख रहा है। नाउ there are submarine canyons. Submarine canyons are actually deep gorges, okay, especially one with the river. The largest canyons occur in the Bering Sea of Alaska. Bering Sea आपने देखा होगा, अगर मैं वर्ल्ड मैप को दिखाऊं आपको, Bering Sea is somewhere in this region, okay? In this region, right? यहाँ पे भी आपकी आप देख सकते हो यहाँ पे कैनियंस बहुत डीप हैं, ओके? Then there is atolls. तो atolls क्या होते हैं? Atolls are basically low island found in the tropical oceans. और ये बनते हैं आपके कोरल रीफ से, ओके? तो होता क्या है कि कोरल, आपको पता है कोरल्स आर एक्चुअली these organisms which contain calcium carbonate, okay? They are forming the calcium carbonate skeletons, right? So coral form calcium carbonate skeletons. They are marine organisms, okay? Marine organisms. तो इनसे क्या बनता है, रीफ बनता है हमारा, रीफ, कोरल रीफ. They are organic deposits, okay? अब होता क्या है कि एटॉल में होता क्या है कि जो प्रोसेस होती है वो होती क्या है कि हमारे पास वॉल्कनी होता है, सब आइलैंड, वॉल्कनिक आइलैंड होता है और उसके चारों तरफ एक रीफ बन जाती है, कोरल रीफ, ठीक है? दीज ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट द कैल्शियम कार्बोनेट रीफ. अब होता क्या है कि जब ये वॉल्कनो डेड हो जाएगा और ये इरोड हो जाएगा तो ये वाला रीजन हट जाएगा, तो इसके चारों तरफ एक सर्कुलर रीजन में एक बैरियर रीफ बन जाएगा. अब ये जब पूरा सर्कुलर हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं एटॉल, ओके? तो यू कैन सी द एरियल व्यू, दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग कोरल रीफ. उसके बाद ये वाला रीजन इरोड हो गया, थोड़ा सा रीजन बचा और फिर ये जब पूरा रीजन हट गया यहाँ से, ठीक है, सरफेस से हट गया, तो आपका जो सर्कुलर रीजन बचा इसको बोलते हैं एटॉल, ओके? सो रीफ की बात करें तो रीफ इज प्रेडोमिनेंटली ऑर्गेनिक डिपॉजिट मेड अप ऑफ लिविंग डेड ऑर्गेनिजम्स दैट फॉर्म अ माउंड, ओके? जनरली जो रीफ बनती हैं वो शैलो, वार्म और ट्रॉपिकल सी वाटर में बनती हैं, ठीक है? तो आपकी रीफ जनरली जो आपको दिखेंगी वो आपको इक्वेटोरियल वाटर्स में दिखेंगी, इक्वेटोरियल रीजन्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रीफ दिखेंगी, राइट? ये आपका इक्वेटर जा रहा है, इक्वेटर कुछ ऐसा जा रहा है आपका. तो जो रीफ भी है जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगी,
तो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ is the largest reef found in the world. It is found in Australia. ओके तो ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ। अब ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो नॉर्थ वाली साइड में ज्यादा थिक है, ज्यादा बड़ा है, बिकॉज ये इक्वेटर के पास है। ये आपका 30 डिग्री साउथ आ गया और ये इक्वेटर के पास लगभग है, ठीक है, 0 डिग्री के आसपास। यहाँ पे रीफ ज्यादा है बिकॉज ऑफ वार्म वाटर्स। अब हम बात करते हैं ओशन करंट्स की। तो ओशन करंट्स आर बेसिकली your ocean rivers, okay, they flow like rivers in the ocean। तो कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पे क्या होती है, एक ओशन की रिवर टाइप की चलती है, ओके, दे आर कॉल्ड ओशन करंट्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटोलॉजी ऑफ द वेरियस रीजन्स। नाउ जो ओशन करंट्स होते हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्योंकि रिवर की तरह चल रही है तो इसका मतलब इनके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो एक होता है प्राइमरी फोर्स, एक होता है सेकेंडरी फोर्स। प्राइमरी फोर्स आर द फोर्सेस दैट इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ वाटर, ओके, एंड सेकेंडरी फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द करंट्स फ्लो। तो पहला फोर्स है जो वाटर को इनिशिएट करेगा वो क्या है आपका, विंड हो गया, सोलर एनर्जी की हीटिंग होगी, फॉर एग्जांपल हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया। फिर आपका ग्रेविटी भी हो गया एंड देन देयर इज कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स भी काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट देता है। और सेकेंडरी फोर्सेस क्या हो गया आपके, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, आपका हाई टेम्परेचर होगा तो वाटर की डेंसिटी कम होगी, कोल्ड टेम्परेचर होगा तो वाटर क्या होगा, ज्यादा डेंस होगा। फिर सैलिनिटी डिफरेंस, सैलिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी तो वाटर क्या होगा, डेंस होगा, सैलिनिटी कम होगी तो वाटर क्या होगा, डेंस नहीं होगा। तो जो जनरल सर्कुलेशन है ओशंस का वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। होता क्या है कि आपकी जो ट्रेड विंड्स चलती हैं, राइट, ट्रेड विंड्स कुछ ऐसे चलती है नॉर्थ ईस्ट से अपना साउथ वेस्ट की तरफ, और वेस्टर्लीज जो आपके ग्रीन में दिख रही है वो ऐसे चलती हैं। अब ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, वाटर को कुछ इस तरीके से इक्वेटर की तरफ धकेलती हैं। लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण, मैंने बताया था कोरियोलिस फोर्स में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका राइट हैंड साइड की तरफ कोरियोलिस फोर्स लगता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो दिस वाटर विल रोटेट लाइक दिस अपवर्ड्स, और ये ऐसा कुछ लूप बना देता है। फिर जैसे यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से वेस्टर्लीज इसे लेके जाएंगी, फिर वेस्टर्लीज क्या करेंगी, इसे ऐसे लेके जाएंगी और अगेन इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, और इट विल फॉर्म अगेन अ लूप। तो ये कुछ इस तरीके से वाटर करंट चलती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ इस तरीके से चलती हैं। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द बेसिक सर्कुलेशन। तो अब ये इधर की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि लैंड यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, लैंड एक तरीके से बैरियर का काम करती है, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर लैंड नहीं होता है तो जो ओशन करंट्स होती है वो सेम जैसे कि हमारी विंड पैटर्न रहती है वैसे ही चलती, ट्रेड विंड की तरह, वेस्टर्लीज की तरह। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट ओशनिक करंट्स। You see in your map, right? अभी आपको दिख रहा होगा कि कुछ ओशनिक करंट्स जो हैं वो आपको रेड में है और कुछ आपकी ब्लू में दे रखी है, ठीक है। तो रेड ओशनिक करंट्स आर योर वार्म ओशनिक करंट्स, ठीक है, जो कि गर्म ओशन करंट रहती है, एंड ब्लू वंस आर योर कोल्ड ओशनिक करंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कुरोशियो करंट है आपकी पैसिफिक ओशन में, ठीक है, ये आपकी जापान कोस्ट से चलती है, तो इट इज अ वार्म करंट, एंड ओआशियो इज योर कोल्ड करंट, ठीक है। तो ये आपको नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस इसी से आते हैं कि भाई कुरोशियो करंट को बोल देगा कोल्ड करंट है या वार्म करंट है, या आपको 4 करंट के नाम दे देगा। फॉर एग्जांपल आपको दे देगा गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो दे देगा, और आपको ब्राजील करंट दे देगा एंड पेरू करंट दे देगा। बोलेगा कि भाई इसमें से कोल्ड करंट कौन सी है, ठीक है। तो कोल्ड करंट है आपकी पेरू करंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न वाले मार्जिन में आपको हॉट करंट या वार्म करंट देखने को मिलेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल ये यूएसए आपका या नॉर्थ अमेरिका जो ईस्ट मार्जिन है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलेगी जो कि एक वार्म करंट है। वहीं वेस्टर्न मार्जिन में आपको कैलिफोर्निया करंट देखने को मिलेगी जो कि एक
कोल्ड करंट है। वहीं साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट इसको बोलते हैं। ये एक कोल्ड करंट है जो आपकी वेस्टर्न मार्जिन में है। वहीं ईस्टर्न मार्जिन में आपकी ब्राजील करंट है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप इनमें से इंपॉर्टेंट करंट्स चेक कर लेना, ठीक है। So based upon depth, the ocean currents may be classified based upon their depth as surface current and deep water currents. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर, ओके, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट्स। तो कोल्ड करंट्स क्या होता है? जनरली occurs when the cold water at the pole sinks and slowly move toward the equator. कोल्ड करंट वो होती हैं जहां से पोल से आपकी जो कोल्ड वाटर्स रहती हैं वो इक्वेटर की तरफ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये ओयाशू है तो ओयाशू आपका पोलर रीजन से आपकी यहाँ की तरफ जा रही है, ठीक है। कैनरी करंट है तो कैनरी करंट आपकी यहाँ की तरफ जा रही है। कैलिफोर्निया करंट भी आपकी साउथ की तरफ जा रही है। वहीं वार्म करंट जो होती हैं दे ट्रेवल फ्रॉम इक्वेटर अलोंग द सरफेस फ्लोइंग टुवर्ड्स द पोल्स टू रिप्लेस द सिंकिंग कोल्ड वाटर। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कोल्ड करंट्स हैं वो जनरली पोल टू इक्वेटर की तरफ मूव कर रही हैं। वहीं जो वार्म करंट है वो दे आर जनरली फ्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। वाई? ऑब्वियसली बात है, पोल में टेम्परेचर कम है, इक्वेटर में ज्यादा है। वार्म करंट इक्वेटर में टेम्परेचर ज्यादा है, पोल में कम है। कोल्ड करंट क्या होगी? जनरली डीपर करंट होगी, बिकॉज जो कूल वाटर होता है वो डीप सिंक करता है। और वही वार्म वाटर जो रहता है ड्यू टू इट्स डेंसिटी वार्म वाटर विल फ्लो एट द सरफेस। तो cold currents are usually found on the west coast of the continents because of the clockwise flow in the northern hemisphere and anti-clockwise flow in the southern hemisphere, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि कोरलिस जो एक जनरल सर्कुलेशन मैंने बताया था आपको कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपको सर्कुलेशन देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। वाटर सर्कुलेशन, रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द विंड सर्कुलेशन, ओके। या ट्रॉपिकल साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो अलग चीज है। एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन ऑफ द ओशनिक करंट्स, ठीक है। अब होता क्या है कि जो वार्म करंट्स होती हैं वो ऐसे जाती हैं कोरलिस फोर्स की वजह से, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, ऊपर जाती हैं और यहाँ ये ठंडी हो जाती हैं। यहाँ से ठंडी करंट आती है और वापस से इस वाले रीजन में, वेस्टर्न रीजन में इधर की तरफ जाती हैं। तो ड्यू टू दिस नेचर जो कोल्ड करंट है वो वेस्टर्न मार्जिन में आएंगी और जो ईस्ट करंट है वो आपकी जो वार्म करंट है वो आपकी ईस्टर्न मार्जिन में आएंगी। राइट, हियर यू कैन सी एंड दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड द जायर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा जो सर्कुलेशन है करंट्स का एक बड़ा सा एक तरीके से वाटर पैटर्न बनाता है, सर्कुलर वाटर पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं जायर, ठीक है। तो इन जायर के नाम दे रखे हैं, अभी हम देखेंगे क्या क्या नाम है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ करंट्स उल्टी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं, जनरली इक्वेटर पे। ये होती हैं इक्वेटरल काउंटर करंट्स, ठीक है। ये मैंने एल नीनो में भी पढ़ाया था आपको। तो इक्वेटरल काउंटर करंट्स क्या होती हैं? उल्टी डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है। इट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नाउ व्हाई इट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? होता क्या है कि जो वार्म वाटर है वो क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या कर रही हैं, इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, राइट। जैसे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है तो ये इधर की तरफ शिफ्ट होगी और यहाँ से इधर की चल जाती है। लेकिन कुछ कुछ वाटर जो होता है यहाँ की तरफ शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे पाइल हो जाता है। एंड क्योंकि इक्वेटर वाले रीजन में आपका कोरलिस फोर्स नहीं है तो ये नॉर्थ की तरफ बेंड नहीं हो पाता है। एंड कोरलिस फोर्स नेग्लिजिबल होने की वजह से यहाँ से एक तरीके से जो वाटर अकोमुलेट हुआ है इस वाले रीजन में, ये वापस से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि लेट्स से हम इक्वेटर पे हैं 0 डिग्री पे, और वहां पे क्या हो रहा है,
वहां पे क्या हो रहा है कि भाई नॉर्थ ट्रेड विंड की वजह से इक्वेटर वाले रीजन में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में क्या सॉरी कॉन्टिनेंटल के ईस्टर्न मार्जिन में क्या हो रहा है, वाटर एक गर्म वाटर जो है हॉट वाटर वो पाइल अप हो जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे उसकी हाइट बढ़ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, हाइट बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रेशर हाई है और यहाँ पे लो है। अब यहाँ पे आपका कोरलिस फोर्स नहीं है इक्वेटर पे, तो ये वाटर वापस से इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब ये वाटर वापस से आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है तो एक काउंटर करंट बन जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स, ठीक है। तो दीज आर योर काउंटर करंट्स, राइट, काउंटर करंट, ओके। लेकिन इंडियन वाले रीजन में कभी कभी क्या होता है, समर में मानसून की वजह से काउंटर करंट देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज मानसून में क्या होता है, सीजनल विंड रहती है एंड स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, विंटर में क्या होती है, विंटर में क्या होता है, आपका नॉर्मल कंडीशन रहती है, ठीक है, काउंटर करंट भी बनती है विंटर में। लेकिन समर में क्या होता है, समर में जो विंड पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि समर में जो होता है यहाँ पे हॉट रीजन रहता है और यहाँ पे कोल्ड रीजन रहता है, तो जनरली क्या होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ आपकी विंड जाती है, राइट। सॉरी, हॉट रहेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाएंगी, ठीक है। आपकी तिब्बतन प्लेटो की तरफ विंड जाती है मॉइस्चर लेके, ठीक है, इन मानसून रीजन, मानसून सीजन। तो यहां से जो नॉर्थ ट्रेड विंड्स हैं वो कंप्लीटली शट ऑफ हो जाती हैं, ठीक है, इस वाले रीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इस यहाँ की तरफ चलती हैं, ऐसे चलती हैं, लेकिन मानसून की वजह से दे आर कट ऑफ। तो जब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होगी नहीं तो आपकी इक्वेटोरियल करंट बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ ओशनिक करंट्स। तो जो कोल्ड करंट होती है ना वो आपके ड्राई करंट्स रहती है, मतलब वो मॉइस्चर कंटेन नहीं करती हैं। तो जहां जहां आपकी कोल्ड करंट चलेगी वहां वहां आपके डेजर्ट भी बनेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बेंगुएला करंट है तो ये आपकी कोल्ड करंट है, यहाँ पे आपका नामीबिया डेजर्ट है। जैसे पेरू चिली करंट है, ये भी कोल्ड करंट है, तो यहाँ पे आपका अटकामा डेजर्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। कैलिफोर्निया करंट भी कोल्ड करंट है, तो यहाँ आपके आपके सोनारान, चोहावा, ठीक है, आपके डेजर्ट हैं। तो ये कुछ इफेक्ट है ओशन करंट के। वहीं जहां वार्म करंट रहती है वहां पे क्या होता है, रेन, क्योंकि मॉइस्चर रहता है वार्म करंट में, तो वहां पे रेन, कोस्टल एरिया में रेन वगैरह देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम आपकी वार्म करंट है, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम आपकी वार्म करंट है, तो इधर आपका वॉशिंगटन वाले रीजन में जनरली क्लाइमेट वार्म रहता है। फिर ये गल्फ स्ट्रीम आपकी नॉर्थ अटलांटिक करंट में चेंज हो जाती है, ये भी वार्म करंट है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक करंट क्या होती है, इस वाले रीजन में, ये आपका जो यूके वाला रीजन है, यहाँ पे बारिश वाला मौसम ले आती है, ओके। वही कैनरी करंट है, तो कैनरी करंट आपका मोरक्को वाले रीजन में, यहाँ पे ड्राई रीजन रहता है। सोमाली करंट है आपकी, सोमाली करंट इज योर वार्म करंट, तो यहाँ पे भी आपका इस वाले रीजन में थोड़ा सा आपका बारिश वगैरह होती है, बट सोमाली करंट इज अ वेरी वीक करंट, ओके, इट इज नॉट बिग करंट लाइक गल्फ स्ट्रीम। जनरली जो ईस्ट कोस्ट वाला रीजन रहता है वहां पे वार्म करंट्स रहती हैं या वार्म एरिया रहता है वहां पे। So here is some information about characteristic about western boundary current and eastern boundary current. Western boundary current क्या होती है जनरली,
जो ओशन की वेस्ट वाले रीजन में रहती हैं उनको हम बोलते हैं वेस्टर्न बाउंड्री करंट। रिमेंबर दिस इज रेफरेंस टू द ओशन, ओशन के वेस्टर्न वाले रीजन में। ओके, ओशन जैसे अटलांटिक ओशन है तो अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न वाले रीजन में आपकी वेस्टर्न बाउंड्री करंट होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट अकॉर्डिंग टू अटलांटिक ओशन। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। ओके रिमेंबर, बट यहाँ पे जो हम नाम देते हैं करंट्स का वो देते हैं बेस्ड अपॉन द ओशन रीजन। ओके, तो ओशन का ये वेस्टर्न रीजन है, ये वाला ईस्टर्न रीजन है, तो ये हमारे रीजन में वेस्टर्न बाउंड्री करंट। ओके, तो वेस्टर्न बाउंड्री करंट कैसी होगी, जैसे गल्फ स्ट्रीम होगी, नॉर्थ अटलांटिक करंट होगी। वहीं कैनरी करंट आपकी ईस्टर्न बाउंड्री करंट है। सिमिलरली पैसिफिक ओशन की बात करें तो वेस्टर्न बाउंड्री करंट आपकी कुरोशियो, वहीं ईस्टर्न बाउंड्री करंट आपकी कैलिफोर्नियन करंट। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, ये आप पढ़ लेना। ओके, और ये वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट, इसको हम स्वदर्प में नापते हैं, स्वदर्प। नाउ स्वदर्प इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ओके, 1 मिलियन क्यूबिक 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर सेकंड के हिसाब से जब वाटर फ्लो करता है तो उसको हम बोलते हैं 1 स्वदर्प। ओके, जनरली जो वेस्टर्न बाउंड्री करंट होती हैं वो लार्ज होती हैं, ईस्टर्न बाउंड्री करंट आपकी वीक होती है। वेस्टर्न बाउंड्री करंट आपकी फास्ट होती है। ओके, वार्म करंट्स आर फास्ट, वहीं ईस्टर्न बाउंड्री करंट आपकी स्लो होती है। क्योंकि होता क्या है कि वार्म वाटर जो होता है they are carried by strong northeast trade winds. Okay, northeast trade winds, they are strong and they are actually in surface region, so that's why they are faster and stronger and also narrower. लेकिन जैसे जैसे यहाँ पहुँचता जाता है ये एक तरीके से वाइड होती जाती है। तो जैसे कैलिफोर्निया करंट है तो ये वाइड होगी, जैसे कि कैनेडियन करंट है तो ये वाइड हो जाती है। ओके, ऑल्सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन हमारा क्या हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा है अर्थ का रोटेशन। तो अर्थ का रोटेशन जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा है तो वाटर जो होता है इधर की तरफ पाइल अप हो जाता है, ज्यादा यहाँ की तरफ पाइल अप हो जाता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्गर रीजन रहता है। सो हियर आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट जायर्स एंड सबसरफेस करंट्स। जायर में मैंने बताया था कि जब सर्कुलर मोशन जब हो जाता है करंट्स का तो वो एक जायर बना देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूं अटलांटिक ओशन की, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो जायर है उसको हम बोलते हैं कोलंबस जायर। ठीक है, ये वाला जायर जो है, ये पूरा जो जायर है इसको हम बोलते हैं कोलंबस, ये आपको नाम याद रखना है। साउथ अटलांटिक की बात करें तो ये वाला जो जायर है एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, ये है आपका नेविगेटर, नेविगेटर जायर। वहीं इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में जो जायर है आपका अगुलास और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, इसको हम बोलते हैं माजिद जायर। वहीं नॉर्थ पैसिफिक की बात करें, ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं टर्टल जायर, टर्टल जायर। वहीं इसको हम बोलते हैं हैदर हाल जायर। ठीक है, तो ये एंड में जो आपको ये टेबल दिख रहा है वो इसी को दिखा रहा है। ठीक है, साउथ पैसिफिक हैदर हाल जायर, नॉर्थ पैसिफिक टर्टल जायर, और टर्टल जायर के अंदर जो जो करंट्स हैं वो ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट चार्ट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइस। होपफुली आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।